नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज आपका इस क्लास में स्वागत है। हम आज व्याकरण शास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है अपने प्रत्यय, हमने अभी प्रत्यय की पिछली 3 क्लासों के अंदर प्रत्यय के 3 पार्ट पढ़े हैं। जो प्रत्यय का फर्स्ट पार्ट था, जो पहली कक्षा थी प्रत्यय की, उसमें अपने समझा कि प्रत्यय कहते किसे हैं, प्रत्यय की क्या परिभाषा है, प्रत्यय कहाँ लगना चाहिए, शब्द के आगे पीछे या धातु के आगे पीछे, क्या प्रत्यय केवल शब्दों के लगता है या प्रत्यय केवल धातुओं के लगता है। इन सब की चर्चा हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर की थी और हमने ये भी देखा था कि प्रत्यय जो शब्दों के लग रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं और जो धातु के लगता है उन्हें क्या कहते हैं और प्रत्ययों के कितने प्रकार हैं, ये हमने अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ लिए हैं। 3 क्लासें हमें प्रत्यय की हो चुकी हैं। आज का जो ये पार्ट है ये चौथी क्लास का पार्ट है, मतलब 4th क्लास जिसे बोलते हैं भाग 4। ये प्रत्यय का चौथा भाग हम आपको ले रहे हैं। आज हमने प्रत्यय के 2 भागों के अंदर, प्रत्यय की 3 भागों के अंदर प्रत्यय की परिभाषा ले ली और कुछ प्रत्ययों के हमने उदाहरण भी ले लिए और कुछ प्रत्यय हम पढ़ भी रहे हैं। हालांकि जो प्रत्यय का जो चैप्टर है ये बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है। आज हम जिस प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे वो होगा णित प्रत्यय और कैप प्रत्यय। हमारा जो पार्ट चल रहा है, पहले मैं उसका नाम लिख देता हूँ कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा है। वो टॉपिक चल रहा है अपना प्रत्यय, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं। ये प्रत्यय पार्ट चल रहा है। प्रत्यय के पार्ट के अंदर अपने जैसे तुमुन प्रत्यय पढ़ लिया, तव्यत पढ़ लिया, अनियर पढ़ लिया, ये हमने 3-4 प्रत्यय आपको पहले त्रिच प्रत्यय पढ़ लिया था हमने, ये प्रत्यय हमने ले लिया आपके सामने। आज अपना जो प्रत्यय की क्लास है थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन एक अच्छी क्लास होगी जहाँ तक मेरी सोच है। बाकी आप देखने के बाद आप बता सकते हो क्लास कैसी है, क्योंकि क्लास होती सब अच्छी है, वो समझने वाले के ऊपर फर्क पड़ता है, वो उसको कितना समझ में आ रहा है, वो कितना समझ पा रहा है, ये उस समझने वाले के फेर में होता है। तो ध्यान से देखो आप, आज हम जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय हैं, इनको समझाना ज़्यादा जरूरी है। आप लिखना कुछ नहीं है, आपको लिखा हुआ सब कुछ मिलेगी। एक तो हम पढ़ेंगे णित प्रत्यय और एक हम पढ़ेंगे कैप प्रत्यय। 2 प्रत्यय लगातार पढ़ेंगे। ध्यान से देखना आपने लेप प्रत्यय पढ़ा है और आज हम जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं, पहला कौन सा णित प्रत्यय और दूसरा कौन सा है कैप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो इनको, मैंने 2 प्रत्यय के जो भाग हैं, जो प्रत्यय के अंश हैं, वो दोनों अंशों के नाम लिखा मैंने णित प्रत्यय और कैप प्रत्यय के रूप में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो णित प्रत्यय है वो होता क्या चीज है, इससे बनने वाले शब्द क्या बन सकते हैं। तो हमने देखा कि णित प्रत्यय होते हैं, ये तीनों लिंगों में काम आता है। कई प्रत्यय ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में काम आते हैं, जैसे हमने त्रस प्रत्यय पढ़ा तो केवल पुल्लिंग में त्रस प्रत्यय काम आता है। आगे हम कई प्रत्यय ऐसे पढ़ेंगे जो स्त्रीलिंग में काम आते हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे भी आएंगे जिनके शब्द नपुंसकलिंगी बनती है केवल ही, लेकिन जो णित प्रत्यय हैं ये तीनों लिंगों में काम आता है। ये तीनों लिंगों के इसके रूप बनते हैं, पुल्लिंग बनते हैं, स्त्रीलिंग भी बनते हैं और नपुंसकलिंग भी बनते हैं। हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो जो णित प्रत्यय हैं ये तीनों लिंगों के अंदर बराबर रूप से काम आता है। और भाववाचक संज्ञा शब्द, इससे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे कई प्रत्यय आएंगे वो गुणवाचक भी होंगे, कई प्रत्यय आएंगे जो विशेषणवाचक भी होंगे, लेकिन ये जो प्रत्यय बन रहा है इससे बनने वाले शब्द कौन से होंगे, भाववाचक होंगे। तीनों लिंगों में काम आता है। जैसे अगली चीज में बता दूं मैं आपको, जैसे मैं क्री प्रत्यय ले लूं, एक क्री धातु ले लेता हूं, इसका एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। क्री, ये क्री धातु है और क्री धातु के अगर हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, णित प्रत्यय लगाना है। पहले हम णित प्रत्यय पढ़ लेते हैं केवल। तो क्री धातु के हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं, क्री धातु के हम लगा रहे हैं मान लीजिए णित प्रत्यय। तो इसका पुल्लिंग का रूप क्या बनेगा, स्त्रीलिंग का रूप क्या बनेगा, नपुंसकलिंग का रूप क्या बनेगा, ये पहले आप एक बार ध्यान से समझ लो, आगे उदाहरण बोलने पर आप समझ जाओगे सब कुछ। तो पहला मान लो क्री धातु के लगाना है, तो क्री धातु के अगर हम णित प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, कार्य बनेगा। पुल्लिंग का जो रूप बनने वाला है वो क्या बनेगा, कार्य बनेगा। स्त्रीलिंग का रूप जो बनने वाला है वो बनेगा क्या, वो बनेगा कार्या। क्या बनेगा, कार्य बनेगा। और नपुंसकलिंग का जो रूप बनने वाला है वो बनेगा कार्यम। ध्यान से देख लो, ये णित प्रत्यय के रूप चल रहे हैं बिल्कुल। पुल्लिंग के अंदर देखो आप किस प्रकार चल रहा है, राम के समान चल रहा है। स्त्रीलिंग में लता के समान चल रहा है और नपुंसकलिंग में फल के समान चल रहा है। कुल मिलाकर के इसका नतीजा यह निकलता है, हमने ये पढ़ा है कि कृत जो णित प्रत्यय हैं, इस णित प्रत्यय से बनने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, णित प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। दूसरी चीज,
तीसरी चीज, अगर तीनों लिंगों में होता है तो पुल्लिंग के रूप कैसे चलेंगे, राम के समान चलेंगे। दूसरी चीज, णित प्रत्यय के अंदर स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे, रमा के समान चलते हैं। और अंतिम इसमें क्या बताया, णित प्रत्यय के जो नपुंसकलिंग रूप है वो फल के समान चलते हैं, फलम फल्य फल्य फलानि, कार्यम कार्ये कार्याणि। इस प्रकार से णित प्रत्यय के रूप चलते हैं कंप्लीट ही। ध्यान रखना है, कार्य बन गया पुल्लिंग, कार्य बन गया स्त्रीलिंग और कार्यम बन गया नपुंसकलिंग। कृत प्रत्यय के भेद हैं, तीनों रूपों में चल रहे हैं, राम के समान, लता के समान और फल के समान। अब मैं जैसे मान लीजिए आप हरि धातु है और हरि धातु के अगर आपको णित प्रत्यय लगाना है हरि, तो हरि से में क्या बनेगा, हार्य बनेगा। जैसे हार्य बनेगा और स्त्रीलिंग में हार्या बनेगा, इसमें जाएगा हार्यम बनेगा। जैसे मान लीजिए स्मृत धातु आ गई तो ये क्या बनेगा, स्मार्य है, स्मार्या स्मार्यम बनेगा। जैसे लिख धातु आ गई, लिख में गुण होगा, लिख में क्या होगा, गुण, लिख से बनेगा ले। ध्यान रखना, जैसे हम तबियत प्रत्यय के अंदर बना रहे थे ना, लिख धन तबियत क्या बन रहा था, लेखी तव्य, तो इसके अंदर भी ले का ले बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, लेख्य है, ये लेख्या, ये लेख्यम। ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए हंस ले लिया तो हंस से क्या बन रहा है, हास्य है, हंस से क्या बने, हास्य है, पट से पाठ्य है। ध्यान रखना, हंस से क्या बनेगा, हास्य है, ये हास्य, ये हास्यम। किस धातु से, हस धातु से बनेगा। हस धातु से जो रूप बनेगा णित प्रत्यय का वो बनेगा हास्य है, हास्या और हास्यम। मैं लिख के बता देता हूं एक बार हस का आपको। हस से रूप बनने वाले हैं वो क्या बनेगा, पुल्लिंग में हास्य बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, हास्या बनेगा और नपुंसकलिंग में जो रूप बनने वाले हैं वो क्या बनेगा, हास्यम बनेगा। हस धातु का लिख का इसी प्रकार बन रहा है, लेख्य है, लेख्या, लेख्यम बनेगा। वच धातु है, वाच्य है, वाच्या, वाच्यम। वच, वच का मतलब होता है बोलना, कहना। लब से क्या बनेगा, लभ्य है, लभ्य है, लभ्या है, लभ्यम बनेगा। वप से क्या बनेगा, वप का मतलब होता है उगाना या बोना, वप धातु, वप का मतलब होता है बोना। वप्य है, वप्या और वप्यम बन जाएगा। जप से जप्य है, जप्या और जप्यम। ये णित प्रत्यय की हमने आपको परिभाषा दी है, बिल्कुल ही आसान है, ज्यादा इतनी, क्योंकि बोर्ड के अंदर हालांकि इसका प्रश्न बोर्ड में नहीं आने वाला है, लेकिन हो सकता है विशेष के अंदर हमारे ये काम आए। हम विशेष को लेके चल रहे हैं इसका, क्योंकि व्याकरण की सब चीजें पढ़ना जरूरी है, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ क्या काम आ जाए। ठीक है, अगला जो प्रत्यय हम ले लेते हैं आपके, कौन सा प्रत्यय, कैप प्रत्यय ले लेते हैं। कैप के अंदर आधा कै है और फिर क्या लगाए हुए हैं, पै। तो इसमें देखो सूत्र से कै की और पै की तो इत संज्ञा होगी, शेष क्या बचेगा, ये शेष बचेगा। इसी में ये चीज हुआ था, ण की और तै की इत संज्ञा होगी, शेष क्या बचा है, ये शेष बचा था क्री में। ये इसकी बात है, कै और पै दोनों का लोप होगा, इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा होने के बाद जो चीज शेष बचेगी वो क्या होगी, ये शेष होगी। तो मतलब णित प्रत्यय में शेष क्या बचता है, यह बचता है। किप प्रत्यय में शेष क्या बचता है, यह बचता है। हमने लेप प्रत्यय भी लिया, हमने लेप प्रत्यय में भी यह शेष बचता है। तो कई प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें यह शेष बच रहा है, तो यह भी ध्यान रखना है कि कौन से प्रत्यय में शेष बचने वाली चीज क्या है और किन किन शब्दों की इत संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर पै की और कै की इत संज्ञा हो गई, तो जो शेष बचने वाली चीज है वो क्या बचेगी, यह बचेगी। इतना हमें ध्यान रखना है। यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों के अंदर आता है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा णित प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, उसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि किप प्रत्यय का प्रयोग भी तीनों लिंगों में होता है। तीनों लिंगों का मतलब होता है इससे बनने वाले शब्द पुल्लिंग भी हो सकते हैं, इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और इससे बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग भी हो सकते हैं। अर्थात तात्पर्य यही है कि इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में है। हम इनका प्रयोग पुल्लिंग के लिए भी कर सकते हैं, पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं स्त्रीलिंग की तरह, और हम इन प्रत्ययों का प्रयोग नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन नपुंसकलिंग के जो रूप बनेंगे वो किसके समान बनेंगे, इतना हमें अवश्य ध्यान रखना है। तो ये प्रत्यय तीनों लिंगों में काम होता है, भावाचा संज्ञा बनाती है। ये प्रत्यय की संज्ञा कौन सी बना रहा है, भावाचा संज्ञा बनाता है। मतलब ये जो प्रत्यय था हमने पढ़ा णित प्रत्यय, ये भावाचा संज्ञा बनाने के काम आया था। और जो कैप प्रत्यय है इससे बनने वाली संज्ञा कौन सी होगी, भावाचा संज्ञा भी इसकी होगी। और दूसरी बात, जैसे हमने स्तु धातु ले ली, कौन सा धातु, स्तु। स्तु का मतलब होता है स्तुति करना। अब स्तु के अगर मान लीजिए हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं,
स्तु धातु के यदि हम क्यप प्रत्यय लगा रहे हैं, देखिए नाम भी इनके थोड़े विशेष ही हैं, क्यप प्रत्यय हैं, लेप प्रत्यय हैं, त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय, तव प्रत्यय। तो प्रत्ययों के नाम तो याद होने चाहिए क्योंकि भाषा ही ये संस्कृत है, क्लिष्ट जरूर है। क्लिष्ट का मतलब होता है बोलने में कठिन होना, यही तो कारण है। ये कम होगी, कम इसलिए होगी कि जो चीज़ हार्ड लगती है, जो चीज़ कठिन लगती है उसको लोग छोड़ते जाते हैं, जो चीज़ आसान होती है उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो कारण यही है, इस लुप्त होने का कारण यही लगभग क्योंकि क्लिष्ट होने के कारण इससे लोग दूरी बना रहे हैं। दूरी बनाने का कारण यही है, बाकी ये नहीं है कि ये काम नहीं आती, ज़्यादा काम आती है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी क्लिष्ट होने के कारण इससे दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया था लोगों ने। तो मैं स्तु का बता रहा हूं, तो स्तु में देखो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, तीनों लिंग बता रहा हूं इसको में। तो स्तु के पुल्लिंग रूप कैसे बनेंगे, स्तुत्य है, मतलब राम के समान बन रहे हैं, स्तुत्य है, ये तय यहां पर ये हो गया स्तुत्य है। स्त्रीलिंग के रूप कैसे बनेंगे, स्तुत्या, स्तुत्या क्या बनेगा, स्तुत्या बनेगा। और इसके जो नपुंसकलिंग के रूप बनने वाले हैं वो बनेगा स्तुत्यम, क्या बनेगा, स्तुत्यम, ये बनेगा इसका स्तुत्यम। ये तीनों रूप बन गए। पुल्लिंग के अंदर स्तुत्य बन रहा है, नपुंसकलिंग में क्या बन रहा है, स्तुत्या बन रहा है, और स्तुत्यम बन रहा है, और स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है, स्तुत्या है। इसी प्रकार मान लीजिए सास शब्द है, सास धातु है, सास धातु से बनने वाले शब्द क्या होगा, शिष्य है। ध्यान रखना आप, शिष्य के अंदर कौन सा प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय हैं, और धातु कौन सी है, सास। कई बार शिष्य का अगर विशेष पूछ सकता है या शिष्य की प्रकृति प्रत्यय पूछ सकता है, तो शिष्य की प्रकृति तो क्या होगी, अरे प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द या मूल धातु। तो शिष्य की प्रकृति क्या होगी, सास, और शिष्य में प्रत्यय कौन सा आता है, क्यप प्रत्यय। शिष्य है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, शिष्या, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, शिष्यम। शायद आप समझ चुके होंगे इसका। ये क्या बन जाएगा, शिष्य है, इधर शिष्या बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है, शिष्य भी तो बन रहा है। तो ये भी तीनों लिंगों में काम आता है। जिस प्रकार पहले क्या बन गया, पुल्लिंग, फिर क्या बन गया, स्त्रीलिंग, और फिर क्या बन गया, नपुंसकलिंग। इसी प्रकार हन धातु, हन का क्या बनता है, हत्य है, क्या बनेगा, हन से बनानु एक बता रहा हूं, हन का बना तू, हन में क्या बनेगा, हत्य है। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, हत्या। अब देखो हत्या में धातु कौन सी है, हन धातु। हत्या में धातु कौन सी है, हन धातु है, और प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, क्यप प्रत्यय। अब ये विशेष में कहीं भी काम आ सकता है, क्योंकि कई पार्ट ऐसे हैं, कई चैप्टर से इनमें हत्या का प्रयोग भी होता है। तो उस हत्या के प्रयोग के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हत्या में धातु कौन सी है, हत्या में हन धातु होती है, और हत्या में प्रत्यय कौन सा आता है, हत्या के अंदर जो प्रत्यय काम में ले रहे हैं वो क्यप प्रत्यय होता है। इतना विशेष ध्यान रखना है। ई धातु, ई का ले लो, इत्य ले लो, इत्या ले लो, इत्यम ले लो, मतलब दृश का ले लो, दृश्य है, दृश्या, दृश्यम। खन धातु का लेंगे तो खन का जरूर ध्यान रखना हमें, खन का बनेगा खेय है, खेया और खेयम। कुल मिलाकर के हमने देखा है कि क्यप प्रत्यय के अंदर भी पुल्लिंग वाले जो रूप बन रहे हैं वो किसके समान बन रहे हैं, राम के समान बन रहे हैं। पुल्लिंग के जो रूप बन रहे हैं, अरे भाई पुल्लिंग का जो प्रयोग हो रहा है वो तीनों लिंगों में तो हो रहा है, तो राम के समान बन रहे हैं पुल्लिंग के अंदर, और स्त्रीलिंग के समान बनेंगे क्या, लता के समान बनेंगे स्त्रीलिंग के रूप, और जो नपुंसकलिंग के रूप में बनने वाले हैं वो बन रहे हैं फल के समान। ये हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रत्यय में पुल्लिंग है वो कौन से संज्ञा शब्दों के अनुसार बनेंगे, स्त्रीलिंग है वो कौन से संज्ञा शब्दों के अनुसार बनेंगे, और जो नपुंसकलिंग शब्द बन रहे हैं वो किस शब्द के, क्योंकि संज्ञा शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके तो आपको संज्ञा शब्दों की पूरी क्लासें बना के पहले दी गई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि कक्षा 6 से संज्ञा शब्द चलते हैं तो हमें कक्षा 6 से वो चीज़ पढ़नी चाहिए, इसका दोबारा बार बार रिपीट नहीं होता है। फिर भी हमने पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं जाकर के। तो ये दो प्रत्यय अभी आपके सामने आ गए हैं, णित प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। ये दो प्रत्यय हमने ले लिए। अब हम तीसरा प्रत्यय लेते हैं, हम लेप प्रत्यय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आज तक नहीं पढ़ी वो चीज़ पढ़ सकते हो। वैसे तो पढ़ी हुई चीज़ सब है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है वही पढ़ाना है। तो लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय के पहले आपने एक प्रत्यय पढ़ा था, कित्वा प्रत्यय। अरे कित्वा प्रत्यय कल ही पढ़ा होगा आपने, पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ा होगा ना, जो इससे पहले वाली क्लास थी, तीसरी क्लास थी, उस कक्षा पार्ट 3 जो आपके प्रत्यय का पार्ट 3 था, उस पार्ट 3 पार्ट के अंदर आपने एक प्रत्यय पढ़ा, कौन सा, कित्वा प्रत्यय पढ़ा है। उस कित्वा प्रत्यय का ही पर्यायवाची कौन सा होता है, लेप प्रत्यय। अब कित्वा प्रत्यय का नाम लेते ही आप सोच सकते हो कि कित्वा प्रत्यय में
जो हिंदी अर्थ होता है कित्वा का वो होता है करके। करके शब्द के लिए हम कित्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, एक अगर वाक्य है, उस एक वाक्य में दो क्रियाएं आती है। हमने पहले पढ़ा है इस प्रत्यय के तीसरे पार्ट के अंदर पढ़ा हमने कि कित्वा प्रत्यय में जो दो क्रियाएं होती है, एक तो होती है उद्देश्यात्मक क्रिया, एक होती है मुख्य क्रिया। तो कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है वो उद्देश्यात्मक क्रिया के लिए किया जाता है, और जो अंतिम क्रिया होती है उसे मुख्य क्रिया बोलते हैं। जैसे गच्छति है ये मुख्य क्रिया है, और गंतुम है ये उद्देश्यात्मक क्रिया है। इसी लप जो कित्वा प्रत्यय हमने कल पढ़ा, त्वा प्रत्यय, उस त्वा प्रत्यय देखो बोलते क्या ही बोलते हैं कित्वा प्रत्यय, कोई बोलते हैं कत्वा प्रत्यय, और इसका शुद्ध जो उच्चारण होता है वो होता है त्वा प्रत्यय। तो त्वा प्रत्यय का पर्यायवाची होता है लेप प्रत्यय। हम इसको पढ़ रहे हैं आज। लेप प्रत्यय में क्या चीज है ध्यान से देखो। पहले लेप लिखना कैसे, हमें लेप हमने लिखा है ये लेप प्रत्यय, ठीक है, ये लेप प्रत्यय, ये कित्वा प्रत्यय का ही भाई मान लीजिए आप, बराबर भाई है, सगा भाई मान लीजिए, क्योंकि कित्वा प्रत्यय का मतलब भी करके होता है, लेप प्रत्यय का मतलब भी करके होता है। पहली चीज तो ये। अब आप कहोगे कि अगर कित्वा प्रत्यय है क्या हम पट के लेप प्रत्यय लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। सीधे तौर पर कित्वा प्रत्यय की ये विशेषता है कि वो धातु के सीधा ही पीछे लग सकता है। जैसे पटधन कित्वा हमने पढ़ा, पठित्वा लग गया। गमधन कत्वा हमने पढ़ा, बताओ गमधन कत्वा क्या बनेगा? गमधन कत्वा का जो रूप बनने वाला होता है गत्वा। हनधन कत्वा क्या बनता है? हत्वा। लिखधन कत्वा क्या बनता है? लिखित्वा। क्या बनेगा? लिखित्वा। और रचधन क्या बनेगा? रोचित्वा। मुद्गा मोदित्वा। तो ये त्वा सीधा ही धातु के बाद में लग रहा है, लेकिन लेप प्रत्यय की शर्त होती है कि मैं आ तो जाऊंगा भाई, धातु के पीछे लग तो सकता हूं, लेकिन लगने के पीछे इसकी शर्त क्या होती है कि उस धातु के पहले उपसर्ग होना चाहिए। अगर धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो लेप प्रत्यय कभी भी और कभी भी नहीं आएगा। लेप प्रत्यय की शर्त है ये तभी इस धातु के पीछे लगेगा, तभी ये प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा जब धातु अपने से पहले एक उपसर्ग लेके आएगी। बिना उपसर्ग के कभी भी लेप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर कोई बता रहा है कि धातु के बाद में लेप प्रत्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं बिना उपसर्ग के ही, तो कभी नहीं होगा। उस धातु के उपसर्ग का होना जरूरी है, तभी उस धातु के बाद में, उस धातु के अंत में, उस धातु के लास्ट में लेप प्रत्यय लगेगा। अर्थ क्या देगा? करके। जैसे लिखित्वा का मतलब देखो दृष्टवा है, दृष्टवा का मतलब क्या हो गया? कर, देख कर हो गया। तो इसका हम दूसरा पर्यायवाची लेंगे तो विलोक्य ले सकते हैं। विलोक्य का मतलब भी क्या होता है? देख कर। या निसम्य का मतलब भी क्या होता है? देख कर। तो देखो दृष्टवा का मतलब देख कर, तो दृष्टवा का मतलब देख कर हो गया। फिर हमने दे दिया विलोक्य, तो विलोक्य में तो विउपसर्ग हो गया ना। अरे पठित्वा का मतलब पढ़ करके, और संपठ्य का मतलब क्या होता है? पढ़ करके तो होता है। तो संपठ्य में सम तो उपसर्ग आ गया, पट धातु आ गई और लेप प्रत्यय आ गया। तो सम उपसर्ग पट धातु लेप प्रत्यय, तब किसका प्रयोग हुआ है? लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक चीज और बता दूं मैं आपके, जब हमने त्वा प्रत्यय पढ़ा था, उस त्वा प्रत्यय की हमने विशेषता क्या समझी थी कि त्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों रूपों में कभी नहीं होते हैं। अब मैं आपको पूछ लूं कि त्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों रूपों में क्यों नहीं होते हैं? ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्यों नहीं होते हैं? इसका कारण, इसका उत्तर सीधा सीधा आपको ये देना है, क्योंकि त्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। त्वा प्रत्यय अव्यय नहीं होता है, न पठ धातु अव्यय होती है, लेकिन पठ और त्वा मिलकर जब पठित्वा बनाएगा, ये पठित्वा पद अव्यय है, ये लिखित्वा पद अव्यय है, ये हसित्वा अव्यय है। तो अव्यय क्या चीज है? जो शब्द कौन सा? कत्वा प्रत्यय लग करके धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जब जुड़ता है, तब जो अपना रूप बनाता है, जो अपना आकार बनाता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय कभी भी तीनों लिंगों में नहीं चलते। अव्यय का मतलब ये होता है न बदलना, न चेंज होना, न तोड़ना, न जुड़ना। इसे अव्यय कहते हैं, क्योंकि अव्यय का पाठ भी आपके कोर्स में है, अव्यय का प्रश्न भी बोर्ड में आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। लेकिन ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि लेप प्रत्यय क्या है। इतनी विशेषता हम लेप प्रत्यय के बारे में बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना। लेप प्रत्यय होते हैं, ये कत्वा के समान चलता है, इससे बनने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अब हम कित्वा प्रत्यय के स्थान पर हम लेप प्रत्यय लगाया, तो जिस प्रकार हमने
त्वा प्रत्यय में क्या पढ़ा है हमने? त्वा प्रत्यय के अंदर पढ़ा कि त्वा प्रत्यय उस वाक्य में आता है जहां पर उद्देश्यात्मक क्रिया होती है, वहां पर त्वा प्रत्यय जुड़ेगा और जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंदर धातु जुड़ती है। ठीक लेप प्रत्यय का भी यही नियम होता है। ऐसा वाक्य जिसमें दो दो क्रियाएं आती हो वहां पर लेप प्रत्यय आएगा। जैसे वह उसे देख कर जयपुर जाएगा, तो पहले का क्या हो गया? देख कर, और फिर क्या हो गया? जयपुर जाएगा। तो एक क्रिया तो क्या हो गई? देख कर। तो देख कर क्रिया को हम बोलेंगे उद्देश्यात्मक क्रिया। फिर जाएगा होती है, इस जाएगा को हम बोलेंगे मुख्य क्रिया। क्रियाएं आप समझ चुके हैं। त्वा प्रत्यय हमने पहले पढ़ा है, नई चीज नहीं है। त्वा प्रत्यय के अंदर हमने आपको दो क्रियाओं के बारे में पढ़ाया है, उद्देश्यात्मक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो जो पहले क्रिया आ रही है वो उद्देश्यात्मक क्रिया है, और जो क्रिया बाद में आ रही है वो कौन सी क्रिया है? वो मुख्य क्रिया है। तो यह हमें जरूर ध्यान रखना है। जो लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है इसका अर्थ भी सेम बिल्कुल वो का वही होगा जो कत्वा प्रत्यय का हो रहा है। सामान्यतः धातु से पूर्व किसी उपसर्ग के रहने पर, सामान्यतः धातु से पूर्व किसी उपसर्ग के रहने पर त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है। अगर उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय वहां जुड़ सकता है। ठीक है। और इसमें लेप प्रत्यय में देखो आप, हम किस किस की इत संज्ञा करेंगे? लसत त्वदिते सूत्र से। कौन से? लसत त्वदिते सूत्र से हम ले का इत संज्ञा कर देंगे, तो क्या लोप हो जाएगा? ले का लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? यप। शेष क्या बचेगा? यप शेष बचेगा। दूसरे इसमें इत संज्ञा करेंगे किसकी? पै की संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? यहां लेप प्रत्यय में ल एवं पै की इत संज्ञा हो जाती है, और मात्र शेष क्या बचेगा? ये हलंतम सूत्र से। इसकी संज्ञा कैसे करेंगे? हलंतम सूत्र से। हलंत इसके लगा हुआ है। हलंतम सूत्र से जो संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है, वो हमेशा अंत में होती है। ध्यान रखना। हलंतम, हल अंतम, तो अंतम का मतलब क्या हो गया? शुरू वाला। अरे भाई हल तो इसकी भी तो है के, लेकिन सूत्र में क्या लिखा हुआ है? हलंतम। हलंतम का मतलब अंत में हल होना। हलंतम का मतलब होता है किसी धातु के या किसी शब्द के बाद में हलंत आना, और हल अंतम जो अंत में हल होता है वो हलंतम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा का मतलब होता है उसका इत हो जाना, उसका लुप्त हो जाना, वहां से चले जाना। तो यहां से कौन गया? पै गया। लसक त्वदिते सूत्र से ले भी गया। शेष क्या बचेगा? ये। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेप प्रत्यय में जो शेष बचता है वो क्या होता है? केवल यह होता है। समझ चुके? इतनी रामायण सुनने के बाद अब भी अगर समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। ले प्रत्यय में ले की इत संज्ञा हो गई, पै की संज्ञा हो गई। अब हम पूछ सकते हैं, प्रश्न आ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि ले प्रत्यय में ले की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई? ले प्रत्यय में ले की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो बता सकते हैं हम लसक त्वदिते सूत्र से ले की इत संज्ञा हो गई। या मान लो प्रश्न चेंज हो जाए, प्रश्न ये आ जाए कि ले प्रत्यय में पै की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई? हलंतम सूत्र से पै की इत संज्ञा हो गई। ये हम बता सकते हैं। ले प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा मैंने क्या बताया? अव्यय होता है। अतः इनसे बनने वाला रूप सभी लिंगों में अथवा तीनों लिंगों में कभी नहीं होता है, न कभी तीनों वचनों में होता है। ये नहीं है। अब लेप प्रत्यय का एक वचन क्या होता है? लेप प्रत्यय का द्विवचन क्या होता है? लेप प्रत्यय का बहुवचन, क्योंकि अव्यय के कभी वचन नहीं होते, अव्यय का कभी लिंग नहीं होता। इसी प्रकार ये अव्यय का काम जब हमने बता दिया कि लेप प्रत्यय से बनने वाला शब्द अव्यय होता है, तो लिंग और वचन तो आप कंप्लीट भूल ही जाओ। इनका कोई लिंग कोई वचन नहीं होता है। ठीक है। अब उदाहरण है, कुछ उदाहरण है वो हम आपके सामने ले लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा पट धातु लगा रहे थे, और पट के पीछे हम सीधा कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं? कित्वा प्रत्यय लगा सकते हैं। हस धातु के पीछे सीधा प्रत्यय कौन सा लगा सकते हैं? पठित्वा लगा सकते हैं। लेकिन हम इस पट धातु के सीधे पीछे यहाँ पर लेप प्रत्यय कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि पट धातु की लेप प्रत्यय तभी लगाएंगे जब पट के आगे कोई उपसर्ग होगा। तो माना कि हमने पट के आगे उपसर्ग कौन सा कर दिया? सम उपसर्ग कर दिया। धातु कौन सी हो गई? पट धातु हो गई। प्रत्यय कौन सा हो गया? लेप प्रत्यय हो गया। अब हम इसका कर सकते हैं कि इससे बनने वाला शब्द क्या होगा? संपठ्य होगा। और इसका मतलब क्या हो गया? पढ़ करके। इसका मतलब क्या होगा? पढ़ करके। इसका मतलब क्या हो गया? पढ़ करके।
मतलब अगर इसके उपसर्ग लगा हुआ है तो लेप प्रत्यय लगेगा, अगर हम उपसर्ग हटा दें तो अब ये जो चीज बनी है ये पूरी गलत है, ये नियमों के विरुद्ध चल रही है, ये नहीं सही लिख रही। हमें अब मान लो हमें कोई वाक्य आ जाए बोर्ड के अंदर कि इनको अलग अलग करो, तो हमने लिख दिया विलिख्य लिखा है। एक मान लें विलिख्य का मतलब क्या होता है, अब एक तो क्या लिखितवा, एक तो क्या हो गया लिखितवा हो गया। अब लिखितवा में धातु कौन सी ले ली, लिख धातु ले ली और त्वा प्रत्यय हो गया, लेकिन इसका मतलब लिख कर होता है, तो इसमें वी तो क्या हो गया, अरे विलिख्य में उपसर्ग कौन सा है, वि उपसर्ग है, धातु कौन सी लिख धातु, अब प्रत्यय कौन सा बचेगा, लेप प्रत्यय। आपको प्रत्यय अलग अलग करना भी सीखना है, कहीं आप ये नहीं प्रत्यय मिलाना सीख जाओ। अब आ धन नी धन लेप, तो इसका क्या बनेगा, आनी का क्या बन जाएगा, आधन निधन, नी का मतलब ले जाना, तो आनी का मतलब हो गया लेकर, आनी का आदाय में उपसर्ग है दा धातु, लेप प्रत्यय क्या बनेगा आदाय, आदाय का मतलब भी होता है लेकर, दत्वा का मतलब लेकर, आदाय का मतलब लेकर, दत्वा में दा धातु है, कित्वा प्रत्यय है, दत्वा बन गया, ठीक है ना। अब हमें दा धातु के पहले हमने उपसर्ग लगा दिया आ, तो आ उपसर्ग हो गया दा धातु, अब इसके हम लेप प्रत्यय लगा सकते हैं, तो शब्द क्या बनेगा आदाय बनेगा, शब्द क्या बनेगा आदाय बनेगा, तो आदाय का मतलब होता है लेकर। अब कुछ जो है मैं आपको बोल देता हूं, जैसे वी धन लिख धन लेप क्या बन जाएगा विलिख, वी धन घ्या धन लेप क्या बनेगा विज्ञाय, और विज्ञाय का मतलब क्या होता है जानकर। प्र धन हरि धन लेप क्या बनेगा प्रहृत्य, क्या बनेगा प्रहत्य बनेगा, प्र धन हन धन के क्या बनेगा प्रहत्य बनेगा, और हिरी लगा दे तो प्रहृत्य बनेगा। प्रहत्य में हन धातु है और प्रहृत्य में ह्री धातु है। सम धन पट धन लेप क्या बन गया संपट्ठे बन गया। सम धन रक्ष धन लेप क्या बनेगा संरक्ष, रक्षा करके। सम धन प्रच्छ धन लेप संप्रच्छ क्या बनेगा संप्रच्छ का मतलब होता है पूछ कर। एक तो था पृष्ठवा, तो पृष्ठवा का पर्यायवाची या पृष्ठवा का शब्दार्थ क्या बन सकता है संप्रच्छ बन सकता है। संप्रच्छ का मतलब क्या होता है पूछ कर होता है, संप्रच्छ का मतलब पूछ कर होता है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर समधन वप धन लेप, समुप्य में कई करेंगे उपधातु, उपधातु नहीं होती है वप धातु होती है। सम धन वप धन लेप समुप्य बनेगा, क्योंकि व के स्थान पर उ, ये हमने पहले प्रत्यय के अंदर पढ़ चुके हैं, हम प्रत्यय पढ़ चुके हैं। तो उपधन पुष्धन लिप क्या बनेगा उपोष्य बनेगा। प्रस्थाय है, आदाय है, निपाय है, निधाय है, विरुच्य है, प्रणम्य प्रणाम करके, प्रणम्य है, निहत्य है, प्रक्षिप्य फेंक कर, प्रक्षिप्य, और विक्रिय, उत्तीर्य, आरूह्य, और विहस्य, समुद्धे, अनुद्धे, संग्रह्य। तो जिन जिन के शब्द के अंत में ये आ रहा है और उपसर्ग भी आ रहा है, हम कह सकते हैं कि इनके लेप प्रत्यय हो सकता है। कौन सा प्रत्यय लेप प्रत्यय, ये लेप प्रत्यय की विशेषता हो गई। ठीक है, अब एक प्रत्यय पढ़ेंगे हम और भी, कौन सा कि तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय क्या चीज है, तो तीन प्रत्यय पढ़ने के पहले आप तीन प्रत्यय पढ़ने के पहले आज आपको कुछ अच्छी चीज और बता सकते हैं। चलो बता ही देते हैं। हम पढ़ेंगे कौन सा प्रत्यय तीन प्रत्यय, लेकिन तीन प्रत्यय का प्रयोग भी जिस प्रकार से हमने पढ़ा त्रिच प्रत्यय, तो अगर आपको याद हो कि त्रिच प्रत्यय का प्रयोग, कौन से प्रत्यय का त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग अगर आपको याद है, तो वैसे मुझे पता याद तो होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गलती से अगर याद हो तो आप बता सकते हो कि त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हम किन के लिए करते हैं। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल पुल्लिंग शब्दों के लिए कर सकते हैं, जैसे निधन त्रिच नेता, दादन त्रिच दाता, क्रीदन त्रिच क्रेता। समझ रहे ना वे, तो नेता, दाता, क्रेता, ये जितने भी शब्द हैं, जी से जेता बन गया, तो ये जितने भी शब्द बन रहे हैं वो सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो त्रिच प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन तीन प्रत्यय से बनने वाले शब्द, किस प्रत्यय से तीन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा क्या होंगे नपुंसकलिंग होंगे। कौन से होंगे नपुंसकलिंग। कौन सा प्रत्यय कि तीन प्रत्यय, तीन प्रत्यय से बनने वाले नपुंसकलिंग हो गए। तो तीन प्रत्यय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमने पहला प्रत्यय कौन सा पढ़ा आज अणित प्रत्यय पढ़ लिया, इसके बारे में हमने पूरी सूचना ले ली आपके बाद में। फिर क्या प्रत्यय पढ़ा है, तो अणित प्रत्यय में हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तीनों लिंगों में होता है, और पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं राम के समान बनते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं वो लता के समान बनते हैं, और नपुंसकलिंग वाले जो शब्द बन रहे हैं वो फल के समान होते हैं।
क्या प्रत्यय की बिल्कुल यही परिभाषा है? इससे बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। और ये भी प्रत्यय तीनों लिंगों में होता है। इससे बनने वाले शब्द भी राम के समान पुल्लिंग में होते हैं और स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग के अंदर फल के समान होते हैं। क्लियर है? अब कौन सा प्रत्यय? तीन प्रत्यय आपके सामने। तीन प्रत्यय से बनने वाले शब्द, किस प्रत्यय से? तीन प्रत्यय से। तीन प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे? केवल और केवल स्त्रीलिंग। तीन प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो हम प्रत्यय कौन सा है? कईयों को तो नाम भी नहीं आएगा, लिखा क्या चीज है। ये प्रत्यय है तीन, इसको हम तीन प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतिन प्रत्यय। क्या तो लोप हो जाता है, केवल तीन प्रत्यय बोलेंगे। लेकिन तीन प्रत्यय से बोलने से पहले एक बार आपको मैंने कहा आज एक विशेष चीज, तो विशेष चीज को ध्यान से सुनना आपको। आदत, हमारी आदत क्या है? आदत अगर सही है तो पढ़ने की आदत अपने आप बनेगी, खेलने की आदत भी बनेगी, सब कुछ करने की आदत। आदत मनुष्य का निर्माण किस प्रकार से करती है? पढ़ना एक आदत नहीं होती, नंबर लाना, परसेंटेज बनाना ये कोई आदत नहीं होती है। आदत मुख्य क्या चीज है? आदत कैसे हमारे जीवन को उबार सकती है, कैसे हमारा भविष्य सुधर सकता है अपनी आदतों से, इसी के बारे में आज थोड़ी सी आप सुन सकते हो। अगर आपको टाइम हो तो, नहीं टाइम हो तो आप तुरंत बंद करके जा सकते हो। तो पहले ही बता रहा हूं आपको, हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं और हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बिगाड़ेगी। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है और हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बिगाड़ भी सकती है। ये किसकी आदतें? हमारी आदतें जो खुद हैं, स्वयं की आदतें। मेरी आदत आपको नहीं बिगाड़ सकती, आपकी आदत मुझे नहीं बिगाड़ सकती। अगर बिगाड़ना और सुधारने का काम करती है तो स्वयं खुद की आदतें ही कर सकती हैं। सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं। इस धरती पर जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी हरकतें भी वैसी थी जो उन्हें कामयाबी की ओर ले जाती हैं। अगर हम चाहें, छोटा बच्चा है, न्यूटन ने आविष्कार किया तो न्यूटन की आदत क्या थी? न्यूटन ने ये सोच लिया भाई ये अगर फल गिरा है, सेब गिरा है तो ये नीचे क्यों गिरा? तो उसने कितना सोचा होगा, कितना, ये थोड़ी उसने सेब उसको नीचे गिरे मिले तो सेब को उठा के खा लिया, चल दिया। उसने तुरंत उसके दिमाग में कई चीजें दौड़ी हैं। उसकी आदत ये थी कि जो चीज मिल जाए उसके बारे में आगे प्रचार करना, आगे उसका सोचना कि ये चीज क्यों है। तो अब हम आज बार बार में न्यूटन का नाम लेते हैं, बाकी न्यूटन को लोग कौन जानता। अगर उस दिन सेब नहीं गिरी होती, उसकी जगह शेर गिर जाता तो क्या न्यूटन वहां पर बैठा रह सकता था क्या? अगर वहां पर शेर गिरता, सेब की जगह क्या गिरता? शेर आ जाता, तो शायद न्यूटन वहां नहीं रहता और आज हम न्यूटन का नियम नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन पढ़ रहे हैं, उसकी आदत थी, उसकी आदत थी सोचना। अगर आपको सफल काम, अगर वे ऐसा नहीं करते, अगर सफल व्यक्ति ऐसा नहीं करते, उनकी आदतें सफल नहीं होती तो वे सफल कभी भी नहीं बनते। जो उन्हें डिग्रेड करे, वे ऐसा कोई भी काम नहीं करते। कौन? सफल व्यक्ति ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो उन्हें डिग्रेड करते हैं, अपने उन्नति की ओर लेके जाते हैं। अगर आपको सफल होना है और आपने 3-4 घंटे टीवी देख लिया है, 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा है, 3-4 घंटे आप खेल चुके हो, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुदा होती है। सफल होना और इतना फालतू टाइम वेस्ट करना, फालतू टाइम खराब करना। हम 4 घंटे टीवी के सामने बैठ सकते हैं जब क्रिकेट का मैच आता है, तो उससे हमारी आदत सही नहीं होनी है, उससे हमारी आदत कभी सही नहीं होनी है। 3-4 घंटे हमने अगर मैच देख लिया तो उस मैच देखने से हम कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं, उसको मैच देखने से कभी हम विवेकानंद नहीं बन सकते हैं, वह मैच देखने से कभी हम IPS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो ये अरे सारे दिन, अगर सारे दिन वही बात, हम सारे दिन मैच देख रहे हैं, सारे दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो ये तो देखो, अगर हम मैच देखेंगे, मूवी देख रहे हैं, तो बात वही होगी कि मान लो आप सारे दिन भर मूली खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मूली। तो हमें डकार इलायची की थोड़ी आ सकती है। अगर हम मूली खा रहे हैं तो डकार किसकी आएगी? मूली की आएगी। तो हम अगर सारा दिन मैच देख रहे हैं, सारा दिन मूवी देख रहे हैं, तो हमारे जो विचार आएंगे वो किसी IPS ऑफिसर के नहीं आएंगे, वो उस मूवी के विचार आएंगे, वो उस क्रिकेट मैच के विचार हमारे दिमाग में दौड़ेंगे। मैच देख लिया हमने 4 घंटे, तो आधे घंटे तो उस मैच की जो थीम है वो हमारे दिमाग में घुसेगी। हम 3 घंटे थिएटर से मूवी देख के निकले हैं, तो बाहर आने के बाद जब तक घर नहीं पहुंचेंगे 1 घंटे तक या 2 घंटे तक, तब तक वो मूवी हमारे दिमाग में घुसी रहेगी। मतलब मूवी आपने कितने घंटे देखी है? 3 घंटे, और 2 घंटे में अगर हम घर पहुंच रहे हैं तो 5 घंटे खराब हो चुके हैं। कितने घंटे? 5। जैसा ऐसा कहा भी गया है, विद्वानों ने कहा है, संतों ने कहा है कि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी
रंगत। जैसी करेंगे संगत वैसी होगी रंगत। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अनाज जैसा खाएंगे वैसा भी क्या होगा हमारा मन। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर मन को शुद्ध करना है तो हमारा आहार भी इसमें काम करता है। अब आहार के रूप में बात करें तो भाई न्यू पीढ़ी, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्हें वनस्पति की जो चीजें हैं, जो पेड़ पौधों की चीजें जो सीधी मिल रही है वो तो खाना, उसको तो वो घास फूस समझते हैं। ये बात बार बार मैं कहता हूँ, ये बात वही हमारे काम की चीज है और वही हम खाना नहीं चाहते। डॉक्टर बताएगा कि ये हमें ये चीज खानी है, तब दवा के रूप में हम खा लेंगे। लेकिन बिना डॉक्टर के पास गए हम, डॉक्टर 500 रुपये फीस लेगा और 500 रुपये फीस लेकर वो कहेगा कि आपको पालक की सब्जी खानी चाहिए, तब आप शुरू करोगे। अगर कोई आपको फ्री में कहता है पालक की सब्जी खानी चाहिए, नहीं खाना है। डॉक्टर फीस लेने के बाद कहेगा पालक की सब्जी खाना है, तो खाना है। मतलब पैसे देकर कोई चीज बताता है तो वो चीज अच्छी है, और फ्री में अगर कोई चीज बता रहा है तो वो तो खराब है, वो तो खराब है। तो ये चीजें हमें आदतों के अंदर आती है। और अगर हमें सफल होना है तो अपने आप को बचे हुए जीवन में डुबो देना है। अपने आप को, जो जीवन बच गया हमारा, आज हम मान लो 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 18 साल के, 15 साल के, लेकिन इतना समय खराब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो समय बचा है उसे हम आग में झोंक दें। आग में झोंकने का मतलब नहीं है कि कभी आग जला के उसमें कूद जाओ। सर ने कहा था आग में झोंक दो, तो शाम को जला ली आग और उसमें झोंक दिया, वो नहीं। आग में झोंकने का मतलब होता है तपस्या में झोंक देना, परिश्रम में झोंक देना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में दिन और रात एक लगा देना। क्योंकि जब तक हम किसी काम को मन से नहीं करेंगे वो लक्ष्य हमें प्राप्त कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे वो लक्ष्य पढ़ाई का हो, चाहे वो लक्ष्य खेल का हो, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, उस संगत में सफलता दिला सकते हैं। अगर हमें जीवन में डूब गए, उस तपस्या में डूब गए, तो उस संगत में सफलता हमें मिल सकती है। सफल व्यक्ति कभी जीवन में घंटों भर टीवी नहीं देखते, घंटों भर गप्पे नहीं लड़ाते, आलोचनाएं कभी एक दूसरे की नहीं करते, और कभी किसी से ईर्ष्या और घृणा भी नहीं करते। अगर दूर से अपने ईर्ष्या कर रहे हैं तो करने दो, उनकी क्या दिक्कत है। अगर वो दूसरे हमसे घृणा कर रहे हैं तो करने दो, हमें उनसे घृणा बिल्कुल नहीं करनी है। किस बात के लिए करनी है, क्यों करनी है, जानना सबको अंत में कहाँ है। जो हमसे घृणा कर रहा है, अगर वापस उससे घृणा करेंगे तो उसके अंदर, हमारे अंदर फर्क क्या होगा। फर्क यही होना चाहिए, पढ़े लिखे एक अच्छी संगत वाले बच्चे में उसको कितनी गाली दे रहा है, देने दो। उसको ये बोल सकते हो भाई तू 5 और दे ले। अगर वो गाली देकर खुश हो रहा है तो मैं ये कहना है कि तू 5 और दे ले भाई तू। अगर तुम प्रसन्न हो रहा है तो तू प्रसन्न हो जा, दिक्कत नहीं है, 5 की तो 10 भी दे सकता है। अगर उसने जैसे आपको एक गाली दी, अपने 3 स्टार्ट कर दी, तो वहां पर तो फिर सिर फूटने की नौबत आ सकती है। तो अगर झगड़े से बचना है तो उसको बोलने दो, घृणा उसका करने दो, निंदा कर रहा है करने दो, निंदा से क्या बिगड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी कितने लोग निंदा करते हैं, उनके क्या फर्क पड़ रहा है, करने दो। अगर इतने लोगों की चिंता करते गए तो आज शायद वहां उस पद पे नहीं होते। तो ये वे अपना जीवन, कौन, सफल व्यक्ति अपना जीवन निर्माण में लगा देते हैं, समाज के विकास में लगा देते हैं। इसीलिए सफल लोगों की आदतें हमेशा क्या होती है, सफल होती है। सफल मनुष्य कभी लेट तक नहीं सोता, सफल मनुष्य कभी भी लेट तक नहीं सोता। अगर आपको जीवनी पढ़नी है तो आप कभी जीवनी पढ़ के देखिए सफल व्यक्ति की, शायद 10 बजे तक कोई सफल व्यक्ति नहीं सोता है। सफल व्यक्ति जीवन जिंदगी में ऐसे जीते हैं जैसे करोड़ों लोगों को जीवन सिखा रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं। सफल व्यक्ति, आज हम विवेकानंद की जो जीवनी पढ़ रहे हैं, तो क्या विवेकानंद की जीवनी में अकेला थोड़ा पढ़ रहा हूं। इस संसार में कितने करोड़ों लोग विवेकानंद की जीवनी पढ़ रहे हैं, क्यों, वो सिखा गए। तो हमें जीना इस प्रकार की, हमारी जीवनी करोड़ों लोग आने वाले समय के अंदर पढ़े। कब तक लोग विवेकानंद को और महात्मा गांधी को याद रखेंगे, कोई नई चीज तो आनी चाहिए उनके सामने। हम भी, हमारे जो पूर्वज थे विवेकानंद के बारे के अंदर पढ़ते चले गए, हम विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं। हो सकता है आने वाली पीढ़ी विवेकानंद के बारे में पढ़ेगी तो ये बार बार विवेकानंद चलेंगे। नई पीढ़ी को काम करना है कि आने वाली पीढ़ी है वो आपका इतिहास पढ़े, आने वाली पीढ़ी है को सफल व्यक्ति का, वर्तमान जो सफल व्यक्ति है उसका इतिहास पढ़े। हमें यह सोचना होगा कि हमारी मेंटल हैबिट कौन सी है, हमारी स्पिरिचुअल हैबिट कौन सी है, हमारी फिजिकल हैबिट कौन सी है, हमारी इमोशनल हैबिट कौन सी है। क्योंकि सफल लोगों की हैबिट्स कभी भी सफल ही होती है, हमेशा सफल होती है। उनकी जो हैबिट्स होती है, उनकी जो आदतें होती है, वो कैसी होती है, सफल होती है। उनकी आदतें अनुकरणीय होती है, जिनका कोई अनुसरण कर सकता है। अगर हमें बनना है डॉक्टर, अगर हमें बनना है इंजीनियर, अगर हमें बनना है आईएएस, तो हम आईएएस की जीवनी देखेंगे। अगर कोई मान लीजिए कपिल नाम का व्यक्ति आईएएस है, हम उसकी फोटो देख रहे हैं, फोटो देखने से कभी आईएएस नहीं बन सकते। हमें उस कपिल नाम के व्यक्ति की जीवनी पढ़नी होगी। वो कब सोता था, वो कैसे खाता था, कब खाता था, कितने घंटे पढ़ता था, कितने घंटे टीवी देखता था, उसकी जीवनी पढ़नी होगी। तब हम कपिल नाम के आईपीएस बन सकते हैं।
अरे सचिन तेंदुलकर का मैच देखने से सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर की आदतें देखनी होगी, उसकी आदतें क्या थी, वो कब उठता था, कब वो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस के लिए जाता था, कितने घंटे प्रैक्टिस करता था, कितने घंटे पसीने बहाता था, ये नहीं देखते हैं। वो ड्रेस फेर करके छक्के लगा रहा है, ये हम देख रहे हैं, तब सचिन तेंदुलकर कभी नहीं बन सकते। एक डॉक्टर की फोटो लगाने से कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है। उस डॉक्टर की दिनचर्या, वो डॉक्टर 18 घंटे पढ़ा होगा तब जाकर वो डॉक्टर बना होगा। तो ये चीजें देखने के लिए हमें उनकी आदतों में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? उनकी आदतें क्या थी, उनकी फोटो देखने से, उनकी तस्वीर देखने से, उनकी मैगजीन देखने से हम वो नहीं बन सकते हैं, उनकी आदतें देखने से हम वो बन सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वो क्या खाता था, कब उठता था, उसकी शैली क्या थी। हम अपनी आदतों को सफल बना लें, बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है। अगर हम आदतें सफल बना लें तो बाकी तो अपने आप ही बनेगा। स्विच, अगर अब मान लीजिए आपको स्विच वहां से दबाओ जहां से फैक्ट्री होती है, अर्थात मान लीजिए मैं आपको कहूं हमें इस कमरे का बल्ब जलाना है, हमें इस कमरे का बल्ब जलाना है, तो क्या हम उस बल्ब के पास में जाएंगे जलाने के लिए? अगर हमें किसी कमरे का बल्ब जलाना है तो हम बल्ब को नहीं ढूंढेंगे, हम उस बल्ब के स्विच को ढूंढेंगे, या बल्ब के जाके लटकेंगे, लटकने से बल्ब नहीं जलेगा, लकड़ी लगाने से बल्ब नहीं जलेगा, उस बल्ब को स्विच को ऑन करना पड़ेगा, उस कमरे में स्विच ढूंढना होगा, स्विच कहाँ है, तब वो बल्ब जलेगा। तो हमें स्विच तक पहुंचना है। तस्वीर देखने से आईएएस नहीं बन सकते, वो आईएएस बना कैसे हैं, उसकी लाइन कहाँ जा रही है, वो हमें देखना है। तो ये चीजें विशेष तौर से हमें विशेष ध्यान रखना है। मकर संक्रांति वाले दिन देखो आप, जब संक्रांत को पतंग कटता है तो कुछ लड़के, मान लीजिए 20 लड़के हैं, पतंग कटते, 20 में से 18 लड़के क्या करेंगे, 18 लड़के पतंग के पीछे पीछे दौड़ते हैं, और 2 लड़के ऐसे हैं जो उसी उल्टी दिशा में दौड़ते हैं। तो कई लोग जो 18 लड़कों को पागल, जो 2 लड़के पीछे दौड़ रहे हैं, अरे पतंग कट रहा है, कट करके इस तरफ जा रहा है, तो 18 लड़के इधर ही भाग रहे हैं, पतंग की पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन 2 लड़के उल्टी दिशा के अंदर भाग रहे हैं। सब लोग उन 2 लड़कों को मूर्ख बताएंगे कि देखो बेवकूफ किधर भाग रहे हैं। असलियत में वो 2 लड़के सही दिशा के अंदर भाग रहे हैं। जब पतंग कटेगा तो पतंग की उल्टी दिशा में पतंग की डोर होती है, तो पतंग की डोर पकड़ो, पतंग कब हाथ आएगा आपके, पतंग तो ऊपर रह गया, पहले पकड़ने में कौन आएगा, पतंग की डोर। वो 2 लड़के सही भाग रहे हैं, तो हमें पतंग की डोर की तरफ भागनी है, न कि पतंग की तरफ भागना है। तो ये चीजें आदतों के बारे में ली गई हैं। आदतें सफल कर लो, सब कुछ सफल हो जाएगा। आदतें असफल रही तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, कभी भी सही नहीं आएगा। चोट वहां करो जहां से सफलता मिलनी है। सफलता कहां से मिलती है? सफल आदतों से सफलता मिलती है। आप एक शेर के लाठी मारो, आप एक शेर की लाठी मारो और एक बिल्ली की लाठी मारो, दोनों, एक कुत्ते की लाठी मारो, एक आप शेर की लकड़ी मार के देखो, एक आप कुत्ते की लकड़ी मार के देखो। अगर हम कुत्ते की लकड़ी मारेंगे तो कुत्ता पता क्या करेगा, आप करके देख सकते हो, कुत्ता लकड़ी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की सोच क्या है कि लकड़ी मुझे पीट रही है। आप शेर को लकड़ी मारो, शेर किसको पकड़ेगा आपको मालूम पड़ेगा। शेर लकड़ी नहीं पकड़ेगा, शेर अपनी खुद की हमारी जीवन लीला समाप्त कर देगा, क्योंकि शेर सोच रहा है कि मुझे लकड़ी नहीं मार रही है, मुझे आदमी मार रहा है। कुत्ता क्या सोचेगा, मुझे लकड़ी मार रही है। सोच क्या है? सोच। ये चीजें हैं, आदतों वाली चीजें हैं। अगर हम शेर की लाठी मारेंगे तो शेर तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, अपना खेल ही पूरा समाप्त कर देगा। यही फर्क है दोनों में। इन दिनों लोगों में, जब सर्दी के दिनों में देखते हैं, जब लोगों के होंठ फटते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होठों पर बोरोप्लस लगाते हैं, कोई लिप गार्ड लगाता है, कोई वेस्टिन लगाता है, कोई कुछ लगाता है। मतलब कहाँ लगा रहे हो? होठों पर। अरे वहां होठों पे लगाने से कभी भी जो हमें रिजल्ट लेना, वो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। बात तस्वीर वाली हो गई, तस्वीर को देख। अगर और कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि होठ फटते हैं और वो नाभि में तेल लगाते हैं। जो लोग नाभि में तेल लगाते हैं उन्हें सभी लोग बेवकूफ समझते हैं कि तेरे फटे कहाँ से, तू लगा कहाँ रहा है। अरे फट गए तेरे होठ और तेल का जा रहा नाभि में। वो एक जो नाभि में तेल लगा रहा वो सही जगह जा रहा है। वो नाभि में तेल लगाया तो उसकी आने वाली पीढ़ियों के भी होठ नहीं फटेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। हम कहाँ लगा रहे हैं? होठों पे तेल लगा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? तस्वीर देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? सचिन तेंदुलकर का मैच देख रहे हैं। बात वही है। मुझे मेरे गुरु ने बताया कि अगर हमें सफल होना है, तुझे सफल होना है, तो सफलता के पीछे मत दौड़ो, सफल आदतें बना लो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो। इसलिए आपने देखा होगा कभी रुग्ण, एक आदमी बिल्कुल रोगी है, टीबी का मरीज है, उस टीबी के मरीज के कभी बाहुबली पैदा हो सकता है क्या? जो बिल्कुल टीबी हो रखा है, हैजा हो रखा है, पीलिया हो रखा है, जबरदस्त रोग हो चुके हैं, वो कभी भी बाहुबली को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर ऐसा है। उसकी जो सोच है वो भी टीबी की सोच होगी, उसकी जो सोच है वो हैजे की सोच होगी। तो
तो अगर बाहुबली पैदा करना तो बाहुबली बनना होगा, मतलब आदतें हमें सही करनी होगी, उन आदतों को बाहुबली बनाना होगा। आज इतना आदतों के बारे में था, ये आदतें आपको सुधारनी है। अगर आपको सफल बनना है तो अपनी आदतें, लेट उठने वाली आदतें, लेट सोने वाली आदतें और ये चटर मटर खाने वाली आदतें, इनको छोड़ना होगा। चलो अगला प्रत्यय ले लेते हैं। पहले आदतों के बारे में विशेष ध्यान रखना, ऐसा टॉपिक हम और लेंगे आदतों के बारे में। हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, कौन सा? 3 प्रत्यय पढ़ रहे हैं। 3 प्रत्यय की क्या विशेषता है, ध्यान रखना। अब इसे बोलते हैं हम स्त्रियाम कतिन। इस प्रत्यय का सूत्र क्या है? स्त्रियाम कतिन। अब देख लो आप सूत्र में क्या लिखा हुआ है, स्त्रियाम कतिन, तो तुरंत समझ जाओ ये प्रत्यय किसके लिए है? स्त्रियों के लिए। मतलब जो 3 प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे, जो रूप बनेंगे, वो स्त्रीलिंग होंगे। 3 प्रत्यय से बनने वाले रूप कैसा होता है? स्त्रीलिंग के समान होता है। ये हमें याद रखना है। अर्थात ये प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए काम आता है। 3 प्रत्यय, पहली चीज 3 प्रत्यय से बनने वाले रूप स्त्रियाम कतिन के अनुसार स्त्री प्रत्यय हो गया। ये स्त्री प्रत्यय नहीं है, वैसे स्त्री रूप बनेगा इसका। स्त्री प्रत्यय तो टाप डिप आएगा, भी लेट आएगा, लेकिन 3 प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या बनेंगे? स्त्रीलिंग के अंदर बनेंगे। 3 प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए काम आता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द केवल हमेशा न पुल्लिंग बनेंगे न स्त्रीलिंग बनेंगे, केवल और केवल स्त्रीलिंग बनेंगे। 3 प्रत्यय में लसक त्वदितीय सूत्र से कै की इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कै की इत संज्ञा हो जाएगी। और हलंतम सूत्र से न की भी इत संज्ञा हो जाएगी। 3 प्रत्यय में कै की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? लसक त्वदितीय सूत्र से हो जाएगी। और न की इत संज्ञा हो जाएगी हलंतम सूत्र से। तो शेष क्या बच जाएगा? ती। हमने पूछा जो कै की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? लसक त्वदितीय सूत्र से कै गायब हो गया। और न किससे होगा? हलंतम सूत्र से न गायब होगा। शेष क्या बचेगा? ती बचेगा। किसमें? 3 प्रत्यय में शेष क्या बच रहा है? केवल ती बच रहा है। क्या बचेगा? केवल ती। बनने वाले शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंगी होंगे। इतना तो हमें ध्यान रखना है। नए वर्ण की संज्ञा हलंतम सूत्र से, कै वर्ण की संज्ञा लसक त्वदितीय सूत्र से हो गई। तो और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। इस प्रत्यय के जोड़े जाने पर धातु में कर्ता कित्वतु प्रत्यय के नियमों का पालन किया। जितना हमने कित्वतु प्रत्यय का पालन किया है, जो तवतु प्रत्यय पढ़ा है, वही 3 प्रत्यय हैं, वही नियम इसमें चलेंगे। जैसे गई धातु है, क्या है? गई धातु। तो गई धातु अगर हम नियम बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? गीति है। तो गीति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे क्री धातु है, तो क्री का क्या बनेगा? कृति है, ये भी स्त्रीलिंग बन गया ना। स्था धातु से क्या बनेगा? स्था धातु से जो 3 प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? स्थिति है। अब स्थिति क्या पुल्लिंग शब्द थोड़ी है? स्थिति पुल्लिंग शब्द नहीं है। गीति है पुल्लिंग शब्द नहीं है। कृति है पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो मैं 3 प्रत्यय के बोल देता हूं, बाकी तो आपके नोट्स में लिखे में 3 प्रत्यय। जन धन 3 क्या बनेगा? जाति है। युज धन युक्त 3 क्या बनेगा? युक्ति है बनेगा। भज धन 3 क्या बनेगा? भक्ति है। दादन 3 दति है। और पादन 3 पीति है। गमदन 3 क्या बनेगा? गति है। मंदन 3 मति है। तो जो रूप बन रहा है वो मति है, गति है, कृति है, स्थिति है, सब में ती है, ती है, ती है, ती है लग रहा है। तो 3 प्रत्यय में शेष क्या बचेगा? 3। क्या बचेगा? 3 प्रत्यय बचेगा। हमने प्रत्यय आज पढ़े हैं 4। पहला हमने पढ़ लिया अणित प्रत्यय, दूसरा हमने पढ़ा है कैप प्रत्यय, तीसरा हमने पढ़ा है लेप प्रत्यय, चौथा पढ़ लिया लेप प्रत्यय, और बाकी हमने आदतें पढ़ी है। ये आदतें वास्तव में कई इसमें कहेंगे कि सर इतनी क्यों बता रहे हैं? भाई बताना फर्ज है, करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। लाइट लगी हुई है, हेलोजन कमरे में लगी हुई है, अंधेरे के अंदर बैठे हो, अब स्विच को ऑन करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। चाहो तो ऑन कर दो, चाहो तो उसको मत छेड़ो। आदतें आपकी, जीवन आपका। सफल होना है तो स्विच ऑन कर सकते हो, सफल नहीं होना है तो जैसा पढ़ा उसको वैसे रहने दो, बाकी आपकी इच्छा। आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।